नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। संत रविदास कहते थे, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात। रविदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। यानी किसी से जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि सब ईश्वर की संतान है, कोई जात छोटी बड़ी नहीं है। संदेश बड़ा अच्छा है, सबको एक करने वाला है, लेकिन चुनावों में ये संदेश कम चलता है। चुनावों में चलता है ब्राह्मण कितने हैं, सवर्ण कितने हैं, दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं और कौन किस दल के वोट बैंक हैं, किस जाति का कौन सा नेता बड़ा है। यही तो आजादी के बाद से अब तक चुनावों में देखने को मिला है, जब राजनीतिक दल जातियों को लेकर गुणागणित लगाती रहती है। तो सवाल यही है कि जाति के गणित से बाहर कब निकलेंगे। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी ब्राह्मण को रिझा रही है, कांग्रेस ब्राह्मणों को अपना बता रही है। अखिलेश यादव की नजर निषाद समाज पर है और बीजेपी भी सत्ता संगठन में सारे समीकरण बना रही है। सवाल यही है कि क्या 2022 का चुनाव भी जाति आधारित होगा? क्या विधानसभा चुनाव में जातिगत रैलियों और सम्मेलन से दलों को फायदा होगा, या फिर इस बार जनता जातिवाद को ठेंगा दिखाकर सिर्फ विकास के नाम पर वोट देगी? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 21वीं सदी के भारत में आज तमाम दावे आप विकास के कर लीजिए, लेकिन चुनावों में विकास का मुद्दा बहुत पीछे छूट जाता है और सबसे आगे होती है जाति। जाति वो समीकरण है जो अक्सर चुनावी गणित में फिट बैठ जाता है और इसलिए जाति की राजनीति का फॉर्मूला भले ही पुराना हो, लेकिन आज भी जाति के सूत्र से सत्ता का सिंहासन पाना सबसे कारगर और आसान लगता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए तैयारी जारी है, और तैयारी कैसे हो रही है ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में 4% वोटर्स के साथ निषादों का एक बड़ा तबका है और इसी तबके को ध्यान में रखकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ से क्रांति रथ पर सवार होकर उन्नाव पहुंचे और सपा के पूर्व विधायक मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण किया। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के लिए सिर्फ ये मूर्ति नहीं, बल्कि चुनावों में 4% निषाद वोटों की गारंटी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और लगातार जो हक और सम्मान और अधिकार थे पिछड़ों के, दलितों के, उनको छीना जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जानी। स्वर्गीय मनोहर लाल जी और उनका परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। आज जरूरत है वही विचार की जो मनोहर लाल जी ने कभी शुरू किया था कि जातियां टूटें, पिछड़े, दलित और सब वर्गों को साथ लेकर के आगे चल करके ही देश और समाज का भविष्य बेहतर होगा। उधर 23 जुलाई से अयोध्या से बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है। मतलब साफ है कि 2007 के समीकरण के सहारे मायावती ब्राह्मणों का वोट बैंक हासिल करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, अब तो अपराध और आरोपियों की जाति में भी वोट बैंक नजर आ रहा है। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा खुशी दुबे का केस लड़ने की बात कह रहे हैं। उधर ब्राह्मण वोट बैंक पर सपा बसपा की नजरों पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आते ही सपा बसपा को ब्राह्मणों की याद आई है। ब्राह्मण समाज पुराने घर यानी कांग्रेस में वापस आएगा। 2022 का चुनाव आया है तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी को ब्राह्मण समाज की याद आ गई है। लेकिन अभी तक कहां थे? रायबरेली में जब ब्राह्मणों को जिंदा जलाया जा रहा था उस समय कहां थी बहुजन समाज पार्टी, कहां थी समाजवादी पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर उसको उठाया और हमारे नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर ब्राह्मण अत्याचार के खिलाफ, भाजपा सरकार जातिवादी आदित्यनाथ जी के खिलाफ आवाज उठाई। वहीं लखनऊ में आज बीजेपी के बड़े नेता और बिहार मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। साथ ही बीजेपी विपक्ष की सारी कवायदों पर बेफिक्र है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन और अखिलेश की रथ यात्रा पर निशाना साधते हुए 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का इस प्रकार से यात्रा निकालना, परिस्थितियां अनुकूल हों तो जरूर निकलना चाहिए। वो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, लेकिन जो यात्रा उन्होंने शुरू की है उसको शुरू करने से पहले उनको एक बार नहीं अनेक बार विचार करना चाहिए। 2007 में जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय इसी प्रकार का नारा देकर के सत्ता प्राप्त की थी। उनका वह 7 से 12 का कार्यकाल जनता भूली नहीं है।
तो कुल मिलाकर बात बड़ी सीधी सी है। 2022 के सियासी समर में चुनाव के कई मुद्दे हो सकते हैं। पक्ष विपक्ष कई मुद्दों पर एक दूसरे पर आरोप लगाकर जनता के बीच खुद को बेहतर बताने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन तमाम जाति वर्ग धर्म में बटे समाज की जनता को उनकी जाति जानकर रिझाने की कवायदें अभी शुरू हो गई हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों को शायद ये लगता है कि जाति के सहारे ही जीत की नैया पार हो पाएगी। तो सवाल ये भी है कि क्या एक बार फिर विकास चुनावों में जाति से हार जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो सवाल कई सारे हैं। सवाल यही है कि चुनाव में अभी भी जातिगत व्यवस्थाएं क्यों देखी जाती हैं? क्यों ऐसा देखा जाता है कि ये बात सही है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन चुनाव से पहले ही जातियों की याद क्यों आती है, विकास की याद क्यों नहीं आती है? चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक अवस्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव एसबी के अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और के विक्रम राव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। पहला सवाल आलोक अवस्थी जी आपसे। अवस्थी जी शायद आपसे संपर्क नहीं है, इसलिए आपके पास आएंगे हम। कपिश श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होगा, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बड़ी बात अच्छी है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को लेकर भी तैयारी हो रही है, निषादों को मनाने के लिए या निषादों को रिझाने के लिए भी आज कवायद की गई। ये जातिगत चुनाव होने जा रहा है क्या 2022 का? समाजवादी पार्टी ने 2017 में भी काम बोलता है पे चुनाव लड़ा था और हम आज भी काम बोलता ही के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। और हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। हम तो अपने विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और साथ ही साथ इनके संकल्प पत्र को लेकर के जाएंगे, जिसका एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। तो इनको जवाब देना है जनता को, क्योंकि ये 15 साल से जब सत्ता विहीन थे तो ये यही कहते थे कि जब डबल इंजन की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश को चतुर्मुखी विकास हम लोग करेंगे और आप डबल इंजन की सरकार बनाइए। अब तो डबल इंजन की सरकार आ चुकी है और उसके बाद भी कह रही है कपिश श्रीवास्तव जी कि आप भी परशुराम की मूर्ति लगाने जा रहे हैं, ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश है। आपने तब क्या किया ब्राह्मणों के लिए जब आप सरकार में थे? बसपा पर भी कांग्रेस निशाना साध रही है। देखिए, उनका निशाना साधना अपनी जगह है, विरोधी अपनी बातें कहेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो आप लोग भी जान रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी अपने सत्ता में थे तो भगवान श्री परशुराम जी की जो जयंती थी उस पर हमने छुट्टी घोषित की थी। भगवान श्री परशुराम जी को भारतीय जनता पार्टी भगवान का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने उनकी छुट्टी खत्म कर दी। अब आप सोचिए कि वो महापुरुष और भगवान की लड़ाई लगा रहे हैं। अरे भगवान तो सभी के हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हो या बहुजन समाजवादी पार्टी के हो, ठीक है, या भगवान ये बात सही है, भगवान सबके होते हैं, लेकिन जाति क्या सभी की होती है चुनावों में? ये महत्वपूर्ण सवाल है। कृष्णकांत पांडे जी, सवाल मेरा आपसे, क्या कांग्रेस भी इस जातिगत समीकरणों को देखते हुए चुनावों में आ रही है? हम इस विचारधारा के कभी नहीं रहे हैं और आगे भी नहीं रहेंगे। हम जातिवादी विचारधारा से परहेज करते हैं। हमारे लिए चाहे चंद्रजीत यादव जैसा बड़ा नेता, चाहे चंदूलाल चंद्राकर हो, बराबर है। हमारे लिए स्वामी प्रसाद लोधी हो, चाहे जयराम वर्मा हो, वो भी बराबर है। हमारे लिए बीपी मौर्य हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सब लोग बराबर हैं। और जहां तक ब्राह्मण वोट का सवाल है, 7 दिसंबर 1989 से के बाद आज तक कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उसके बाद से सरकार भी आपकी नहीं बनी। तो अब इसको तो दर्शक भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कि 7 दिसंबर, मैं तो डेट बता रहा हूं ना, 1989। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो फिर ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा? नहीं, मैं अभी कहना क्या चाह रहा हूं आगे आप खुद समझ जाएंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम किसी एक जात की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण समाज में दिशा दिखाता था, जो ब्राह्मण चाहे हर दल के व्यक्ति कहते थे कि हम समाज को एक नई दिशा देते हैं, आज वह एक वोट बैंक बनकर रह गया। यह दुर्भाग्य है, यह दुर्दशा है ब्राह्मण का। कि आज जो नेतृत्व करता था उत्तर प्रदेश का और देश का, उस समय समय पे आज वह वोट बैंक बन के रह गया है। कहीं 23 जुलाई का सम्मेलन,
तो कहीं सपा का सम्मेलन, तो कहीं भाजपा का रिझाना, चाहे जो भी चीजें हैं, वह एक वोट बैंक बनकर रह गया। मेरा कहना है कि हम सब में विश्वास करते हैं, और अगर सर्वधर्म समभाव की जो बात की जाती है, अगर उस तरह से अगर विकास हुआ होता तो जात के आधार पर हम वोट मांगने को बाध्य नहीं होते। कौन हो रहा बाध्य? आधार तो तब बाध्य कौन हो रहा है? 10 सेकंड में जवाब दीजिए कृष्णकांत पांडे जी, फिर उसके बाद मैं आलोक अवस्थी जी के पास जाऊंगा। कौन हो रहा बाध्य? आप बड़े चैनल के एंकर है। बहुत जिस समय भारत सरकार का केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, बड़े जोरों पे कहा जा रहा था कि यह पिछड़ा वर्ग की सबसे बड़ी सरकार है। पिछड़े वर्ग के लोगों को, क्या भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री का कहना या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों का कहना क्या यह नहीं दर्शाता है कि जात के आधार पर यह वोट लेने जा रहे हैं? अगर आपने सबके लिए, समाज के लिए काम किया है तो फिर जात का आधार क्यों? ठीक है, सवाल लेते हैं, जवाब लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, सवाल मेरा आपसे 2022 विकास पर या जाति पर, और जातिगत समीकरणों को आप सामने रखकर क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं? कृष्णकांत पांडे के सीधे आरोप है। देखिए विवेक जी, कृष्णकांत पांडे जी हो चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कबीर जी हो, दोनों बड़े विद्वान प्रवक्ता है। अगर वो आज ब्राह्मणों की बड़ी बात कर रहे हैं, अगर वो ब्राह्मणों की पार्टी बने हुए हैं, तो क्यों नहीं वो अपने अपने अध्यक्षों को ब्राह्मण घोषित कर दे? कृष्णकांत पांडे जी क्यों नहीं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट प्रियंका वाड्रा को हटा के किसी और को बता दे कि हमारा ये मुख्यमंत्री का कैंडिडेट फलाना ब्राह्मण होगा? वहां पर तो ये सर्वधर्म की बात करने लगेंगे। कपिल जी कहते कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई इन्होंने सही कहा है। तो सीधी सी बात ये है कि ये खाली रिझाने, लुभाने, लालच देने और लोगों को गुमराह करने का खाली एक बहाना है। इनका किसी से का कोई भी लेना देना नहीं है। किसी, जहां तक कि समाजवादी पार्टी के आप देख लेंगे, इनकी पार्टी के 28 सदस्य एक समय पे जो है एमपी और एमएलए हुआ करते थे, खाली एक परिवार की पार्टी थी। और आज भी एक कुनबे की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। जब इनके समय समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला था 5 साल के लिए, आपने देखा होगा किस तरीके से घनघोर जातिवाद किया गया था, किस तरीके से जातियों के आधार पर सारे चेयरमैन के बोर्ड एक ही जाति के बनाए गए थे, किस तरीके से उन सारे बोर्डों को आदरणीय उच्च न्यायालय ने भंग किया था, इनके समय की नियुक्तियों को भंग किया था, क्योंकि घोर भ्रष्टाचार करके और घोर जातिवाद करके और एक क्षेत्र के लोगों को खाली भरा था, पूरे प्रदेश का इन्होंने न्याय नहीं किया था। तो ये सारी पार्टियां बीजेपी प्रैक्टिस नहीं कर रही है जातिगत समीकरणों को एक करने के लिए? आलोक अवस्थी जी 10 सेकंड में इसका जवाब, फिर बाकी मेहमान। देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे से चल रही है। हमारे जो निरंतर गरीब कल्याण की योजनाएं हम जो जनता के लिए दे रहे हैं, उसका नतीजा हमको जनता बराबर हमारा साथ देकर दे रही है। हम 2 लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीते हैं, हम एक विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीते हैं, 2 उपचुनाव हुए हैं, 2 उपचुनाव में भी एक में 12 में से 9 सीटें हम जीते हैं। ठीक है, यानी कि जीत का पैमाना विकास है, और पर्दे के पीछे अगर जाति दिखती है तो वो जाति अब नजर नहीं आती। आप ये कहना चाह रहे हैं जातिगत कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास है। अरुण राजभर जी, ओवैसी का साथ है आपके साथ चुनावों में, और चुनावों के बाद कितना रहेगा, उसके पहले क्या नजर आएगा, वो तो बात की बात है। आप भी तो राजभर के हिमायती बनते हैं, राजभर समाज के ठेकेदार बनते हैं, तो जातिगत राजनीति तो आपकी पार्टी का आधार है। और डंके की चोट पर सदन में खड़ा होकर कहा है कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया गया है, दलित वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया गया है, अल्पसंख्यक को राज्यसभा भेजा गया है। तब उस समय जातिवाद क्यों नजर नहीं आया आपको? उत्तर प्रदेश की जनता जब चुनाव होना 2019 था, उससे पहले 17 में माननीय मोदी जी आए थे तो कहते कि मैं पिछड़ों का बेटा, और पिछड़ों का बेटा बन करके जनता को लुभाने का प्रयास किया और पिछड़ों ने धोखा खा गया। अभी 11,027 पद पिछड़ों का नीट के परीक्षा भी होने वाले थे, मोदी जी ने पिछड़ों का आरक्षण खा गया, 27% आरक्षण वहां खत्म कर दिया पिछड़ों के बेटा बनने वाले। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पिछड़ों के बच्चों का आरक्षण मोदी जी के हिमायती बनने वाले योगी आदित्यनाथ जी यहाँ खा गए। ये लोग पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, और सबका साथ सबका विकास की बात अभी कह रहे थे भाजपा प्रवक्ता। हम तो साफ साफ मानते हैं कि ये सबका साथ सबका विकास की बात नहीं, ये सबका साथ पिछड़े और दलित का विनाश की बात हो रही है। चलिए ठीक है, लौटेंगे अरुण राजभर जी, जो कि ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से पहले के विक्रम राव जी, सवाल मेरा आपसे भी है।
चुनाव और चुनाव में जीत, ये बड़ा आधार है जातिगत समीकरण, हर बार देखने को मिलता है। आपको लगता है कि लोगों का परसेप्शन इसमें अब चेंज हुआ है, या राजनीतिक दलों की ये मजबूरी है कि वो जातिगत समीकरणों को साथ कर चले? परिवर्तन की प्रक्रिया विवेक भाई शुरू तो हो गई है, और दुखद बात यह है, एक वोटर के नाते मैं सोचता हूँ 1 दर्जन से ज़्यादा विधानसभा चुनाव हो गए हैं यूपी में आज़ादी के बाद 52 से, और अभी भी वही दकियादूसी सोच, वही पिछड़ी सोच कि साहब जाति के आधार पर लोग वोट देंगे। ये एक विकृत दूषित प्रक्रिया है, यह अभियान सब दूषित है कि आप एक जाति विशेष को वोट देंगे, आप पूरे प्रदेश के नहीं। आप मुझे लगता है कि इस बार 21वीं सदी में अब जनता, मतदाता खासकर सचेत हो गए हैं, और ये जाति की जो मसीहा हैं इनको तो हराएंगे। मसलन अब निषाद के बारे में बात हुई है, मुझे याद है मैंने मुलायम सिंह जी से विरोध व्यक्त किया था जब वो फूलन देवी को उम्मीदवार बना रहे थे। अब फूलन देवी का योगदान क्या रहा संसद में, संसदीय बहस में, सब जानते हैं, 0 रहा, 0। क्यों बनाया गया? इसलिए कि निषाद वोट मिलेंगे। ये तो नेताओं की कोताही है, उनकी गैर जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के साथ एक फुहड़ मजाक करते हैं वो, जो जाति के नाम पर सिंबल को, प्रतीकों को खड़ा कर देते हैं, वोट मिल जाएंगे। ठीक है, क्या रोल रहा उनका, क्या भूमिका रही उनकी लोकसभा के राज्यसभा डिबेट में, इस पर गौर करना चाहिए। के विक्रम राव जी, लेकिन सवाल इस पर भी है कि अगर नेता इस तरह के प्रयास करते हैं तो उसका फायदा भी तो मिलता है। हमने देखा है चुनावों में वो समीकरण जीत में तब्दील हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे, छोटी सी ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, छोटा सा ब्रेक है, जा लौटते हैं। तो जाति के जोड़ से क्या जीत मिलेगी 2022 में? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि जवाब तो 2022 के चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बीएसपी ने सम्मेलन बुलाया है, 23 जुलाई को अयोध्या से आगाज होगा, ब्राह्मण सम्मेलन है। उधर तमाम और दूसरी जातियों को लेकर भी गुणागणित लगाया जा रहा है। आलोक अवस्थी जी, सवाल अब आपसे है कि आप ये कह रहे हैं एक तरफ की विकास के नाम पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर बीजेपी चुनाव में जाती है और जाएगी आगे भी, लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर यह भी तो कहा जाता है कि जातिगत समीकरण को साधने के लिए भी बीजेपी कोशिश करती है और इसमें सफल भी होती है और फिर वोट भी मिलते हैं। देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लक्ष्य लिया था वो गरीब कल्याण का लिया था, सभी जातियों का समावेश। और आप पिछले 3 चुनावों को देख लीजिए विधानसभा के, चाहे बसपा की सरकार जब आई हो, या अखिलेश जी की सरकार आई हो, या हमारी सरकार आई हो, तीनों सरकारों में बहुमत से सरकारें आई हैं। सारी जातियों ने मिलकर इन पार्टियों को वोट दिया था। लेकिन क्या कारण है कि बसपा एक बार आने के बाद से सारे चुनाव लगातार हारती आ रही है, 10 साल हो रहे हैं उसको। समाजवादी पार्टी एक बार सरकार में आने के बाद से अपनी सरकार में रहते हुए जो है वो 2014 का बुरी तरह से इलेक्शन हारी लोकसभा का, उसके बाद 2017 में हारी, और आज तक वो बराबर हारती आ रही है। तो क्योंकि इनका जो आचरण था, ये कहते कुछ थे और करते कुछ थे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है कि उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं को जो है जनता तक पहुंचाया। आज अगर हम किसानों को 6,000 रुपया दे रहे हैं तो हम हर वर्ग के, हर जाति वर्ग को, हर धर्म के लोगों को दे रहे हैं। आज हमने 40 लाख अगर प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं तो गरीबों को दिए हैं, सभी को बांटे हैं, उनको लाभ नीचे तक पहुंच रहा है। आज 2,61,00,000 शौचालय अगर बने हैं तो हर घर में, हर गांव में बने हैं। आज जो है विद्युत कनेक्शन अगर 1,38 करोड़, ये पिछड़ों की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है तो ठीक रहता है, लेकिन पिछड़ों की सरकार पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी जातियों को, सभी धर्म के लोगों को कभी बांट के नहीं देखा, हमेशा सबको साथ लेके हम चले हैं और सबकी हिस्सेदारी रही है। अभी आप देखिए केंद्र में मोदी जी की सरकार का अभी शपथ ग्रहण हुआ है, कितने अधिक पिछड़े वर्ग से मंत्री आए, दलित वर्ग से मंत्री आए, महिला वर्ग से मंत्री आए। यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनका परिचय तक नहीं कराने दिया। आखिर इनकी क्या घृणा है मोदी जी से या देश से, क्या घृणा है कि जो है ये देश मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए। लोकसभा के इतिहास में आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री को
अपने मंत्रियों का परिचय कराने से नहीं रोका गया है। पहली बार इस बार जो है लोकसभा के अंदर लोकतंत्र का चीर हरण करके कृष्णकांत पांडे जी, सवाल मेरा अब आपसे है, अवस्थी जी आ रहा हूं लौट के। सवाल बड़ा सीधा सा है कि हम और हमारी पूरी ये राजनीतिक व्यवस्था जिसमें हम चुनावों में जाते हैं, जनता आपको वोट देती है, आप चुनाव लड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि जातियों को लेकर अगर चुनाव होते रहे तो कितना बड़ा लॉस इस देश को होता है? काबिल व्यक्ति को आप चुनाव में टिकट दीजिए, जो काबिल है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि आरक्षण की व्यवस्था होती है, ये बात सही है, लेकिन इसमें सभी दलों को एक साथ आना चाहिए। टीवी डिबेट में बैठकर कि हम सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, सभी वर्गों का हम कल्याण करते हैं, सभी वर्गों को आगे प्रतिनिधित्व देते हैं, लेकिन ये दिखता नहीं है। चुनावों में दिखती है अलग राजनीति। जो आज भी जासूसी पर जिंदा है और आजादी की लड़ाई के पहले से 1925 से लेकर 1947 तक के जासूसी पर ही जिंदा थी, यह पेंशन वाले जो हैं यह केवल भाषण पर जीवित हैं। अभी कह रहे थे आलोक अवस्थी जी कि प्रधानमंत्री का ऐसा लोकसभा में कभी नहीं हुआ कि इस तरह से विपक्ष ने विरोध किया। इतना झूठ बोलने वाला हिंदुस्तान को कभी प्रधानमंत्री भी तो नहीं मिला था। और आपने सवाल बड़ा सही पूछा कि क्यों कहा गया है पिछड़ों की सरकार। इनका जो आज का विजन है यह बहुत कमजोर है। जो काम हमने 50 के दशक में किया वह काम आज यह कह के प्रचार करना चाहते हैं। मोदी जी 7 बरस का इतिहास जानते हैं इस देश का, हम 70 बरस का इतिहास जानते हैं इस देश का। जब 11 आदमी की सरकार बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली, उस सरकार में हमने राजकुमारी कौर को महिला के तौर पर मंत्री बनाया था, जब महिलाओं का घर से निकलना भी बड़ा कठिन होता था। उस दौर में, जिस दौर में उड़ीसा जैसे प्रांत में जहां तब भी सवर्ण मुख्यमंत्री होते थे और आज भी तो आज कांग्रेस को क्यों कहना पड़ रहा है पांडे जी कि ब्राह्मण हमारे घर वापस लौटेगा? को बनाया था। कांग्रेस को क्यों कहना पड़ रहा है कि ब्राह्मण हमारे घर वापस लौटेगा? देखिए सही है, ब्राह्मण और ब्राह्मण के साथ सभी समाज हमारा था। बीच में कुछ समय के लिए हमसे दूर हुआ, ये स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। ब्राह्मण अपने दूर क्यों हुआ? इसलिए दूर हुआ ना कि आपके साथ था, आपने उनके साथ रहते कुछ किया नहीं? कहीं नहीं, ऐसा नहीं है विवेक जी, ऐसा नहीं है। हमने कुछ किया नहीं, अगर आप कहिए तो पूरा दिन लग जाएगा, मैं गिना दूंगा कि हमने क्या क्या किस समाज के लिए किया। हमने केवल यह नहीं किया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 2019 के लोकसभा के पहले जातीय सम्मेलन करने पर जहां रोक है, वहां 27 बार भारतीय जनता पार्टी ने जात के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर सम्मेलन किया, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े इनके मंत्री उसका प्रतिनिधित्व करते थे, उसमें मुख्य अतिथि थे। ना इनका संविधान में भरोसा है, ना भारत के। अच्छा, अभी जो ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है उस पर क्या आपका लगता है बीएसपी का? वो सही लग रहा है आपको? निश्चित रूप से जात के नाम पे कोई सम्मेलन, जात के नाम पर निश्चित रूप से कोई सम्मेलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोर्ट का आदेश भी मानने के लिए कहीं कहीं बाध्य है। हम भारत के संविधान से बंधे हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से जो चाहे वह कर दे, लेकिन अगर आज सम्मेलन होने जा रहा है, इसके पहले 2019 में 27 सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं कहीं माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी यादवों का वोट बैंक, ये आरोप लगते रहे हैं कि यादव जात को ज्यादा आगे बढ़ाया, उसके बाद अब ब्राह्मणों को भी आगे बढ़ाने को लेकर आपके अपने जो विधायक है, जितने ब्राह्मण हैं, चाहे वो मनोज पांडे हो या दूसरे हो, उनको भी आगे बढ़ाकर परशुराम की मूर्ति लगाकर, हालांकि इसका जवाब आपने दे दिया, लेकिन सवाल यही है कि विकास पर इतने दावे और इरादे क्यों नहीं जाहिर होते हैं? जाति पर इतनी सारी कोशिशें, सारा दमखम क्यों दिखाया जाता है? देखिए विवेक जी, समाजवादी पार्टी तो बनी ही थी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, और समाज के अंदर सभी जाति और धर्म के लोग हैं। अगर उनका समता से विकास होता है तो हर चीज का विकास होता है। अभी देखिए विक्रम सिंह जी ने एक बात कही थी कि फूलन देवी पे आया तो मैंने मुलायम सिंह जी से बड़ा विरोध किया था। आप देखिए, इन्होंने ये तो कहा कि फूलन देवी क्यों फूलन देवी बनी, उस पर इन्होंने विचार नहीं किया कि क्षत्रिय समाज ने किस तरीके से एक महिला की अस्मिता को रौंदा था, तो वो भी तो क्षत्रिय समाज को ये ख्याल करना चाहिए था। अच्छा, एक बात बताइए, एक मिनट इसलिए रोक रहा हूं मैं आपको कि जिन्होंने उस महिला को रौंदा, फूलन देवी का जिक्र आप कर रहे हैं, यही से दिक्कत है, यही सोच दिक्कत है कि आपने उसमें क्षत्रिय जोड़ दिया। अरे वो अपराधी हैं,
उनको अपराध की नजरों से देखिए ना। जगह पर ना जिस समय की ये घटना है, अपराधी बात की बात है, पूरी की पूरी चीजें सामने थी। और मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करके आता है, अगर कोई व्यक्ति इस देश के कानून में विश्वास करता है, अगर कोई आगे आकर के बढ़ता, क्या उंगली मार डाकू क्या संत नहीं हुआ? क्या तो ये विरोध तो आप ही के लोगों ने किया था ना, जिनकी मूर्ति का आज आपने अनावरण किया है। उन्होंने रामायण की को नहीं लिखा, तो बहुत सीधी सी बात है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए, वीआईपी जो इनका दल इनके साथ में आया, जिसने जो है बिहार के अंदर इनका साथ दिया है, वो 18 फीट की मूर्ति क्यों लगा रहा है? तो वो भी तो बात सुन लीजिए। देखिए, विक्रम सिंह जी अपनी बात कह गए, वो उनके समय की बात थी और वो बहुत श्रेष्ठ पत्रकार है, मैं उनकी बातों पर नहीं कह रहा हूं। जो चीज घटना घटित हुई थी उसको मैंने आपके सामने रखा। हम तो आज भी कह रहे हैं, खुशी दिव्य के साथ अगर आज अत्याचार हो रहा है तो वो पूरा देश देख रहा है कि अत्याचार हो रहा है। 90 दिन से अंदर जो है सीआरपीसी कहती है कि आरोप पत्र लग जाना चाहिए, अब तक आरोप पत्र नहीं लगा है। और जिस तरीके से योगी जी अपना ही मुकदमा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिन लोगों ने जो है दंगा कराया, जो मुख्य आरोपी है मुजफ्फरनगर दंगे के, इनके 3 विधायक हैं, जिसमें सोम कुमार भी हैं, तो आप ये बात को सोचिए कि ये लोग तो अपने पर से इतने बड़े बड़े मुकदमे उठा रहे हैं। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, आप कानून के भी जानकार हैं, और अभी खुशबू दुबे का केस लड़ने के लिए बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी आ रहे हैं आगे, उन्होंने बात कही है। आपको लगता है कि ऐसी चीजें अपराध को बढ़ावा देती हैं या जातिगत स्थिति को बढ़ावा देती हैं? देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा जी तो कोरी राजनीति करने आ रहे हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि 10 महीने बाद खुशी दुबे की क्यों याद आ रही, और क्या कोई वकील प्रोवाइड करेगा अगर कोई साथ दे रहा हो अन्याय पे, तो क्या उसको अनाउंस करके करना चाहिए? उनके पास क्या अधिवक्ता नहीं है, और या उनको अधिवक्ता मिला नहीं है कहीं? ऐसा नहीं है। देखिए, अन्याय के विरुद्ध समाजवादी पार्टी हमेशा से लड़ती रही है, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा निषादों का वोट बैंक मिलेगा कपिल जी? आज चूंकि आपने मनोहर लाल आपके बड़े नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ, अखिलेश यादव उन्नाव पहुंचे रथ यात्रा लेकर, तो निषादों से सहानुभूति ज्यादा बढ़ गई अब? नहीं, बात निषादों के वोट के सहानुभूति की नहीं है। कब निषाद हमें वोट देता नहीं रहा, कब हमारे पास निषाद अच्छे नेता नहीं रहे हैं? हम तो समाज को हर वर्ग और हर जाति धर्म का सम्मान करते हैं, उनको अपलिफ्टमेंट करने का काम हम लोग कर रहा है। मनोहर लाल जी का जो है वो कद बहुत बड़ा रहा, वो भी मंत्री रहे हैं हमारे यहाँ, और आज उनके मूर्ति का अनावरण उन्हीं के इंटर कॉलेज के अंदर जो है करना था, एक जनसभा का संबोधन करना था, लेकिन हम लोगों को नहीं करने दिया गया। वहीं काशी के अंदर तो मुख्यमंत्री जी भी बोले, प्रधानमंत्री जी भी बोले, सारी भीड़ आई, सब कुछ आया, हम लोग भी। ठीक है, यानी कि आपको वो और ज्यादा जमीन मजबूत नहीं करने दी गई जिसकी आप दरकार महसूस कर रहे थे। आपके पास लौटेंगे और मेहमान भी हैं अरुण राजभर जी। सवाल अब आपसे, निषाद पार्टी के साथ अगर ये तालमेल किए हुए तो किस लिए किए हुए? वो तो पूरा बार्गेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, आलोक अवस्थी जी के पास आऊंगा इस सवाल के साथ कि वो बार्गेनिंग का क्या अर्थ है, लेकिन उससे पहले 1 मिनट। अरुण राजभर जी, सवाल मेरा आपसे कि आपका जो गठबंधन है वो किस आधार पर अब चुनाव लड़ने जा रहा है? क्या वो भी जातिगत सम्मेलन आयोजित करेगा आगे भविष्य में? देखें हम राजभर सम्मेलन कब हो रहा है? हमारे गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्पष्ट फैसला है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर हम जनता के बीच में जाएंगे। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, बिजली, पानी, सड़क, हम इन बुनियादी समस्याओं को लेकर के हम उनके बीच में जाकर के उनसे वोट मांगने की अपील करेंगे। सच्चाई इस बात की है विवेक जी कि उत्तर प्रदेश में 279 ऐसी जातियां हैं जिनका नाम आप भी नहीं जानते हो, वो भी आज भी विकास से बहुत पीछे है। जब राजनीति में उनका नाम तक नहीं होगा तो विकास के नाम पर कहां उनके पर विकास पहुंचेगा? आज उत्तर प्रदेश में बंजारा एक जाति है जो आबादी के हिसाब से 3.5% उत्तर प्रदेश में है, लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी कहीं नजर नहीं है। एक सिपाही तक नहीं पाएंगे। राजभर उसी जगह पर है, एक सिपाही नहीं पाएंगे आप पूरे उत्तर प्रदेश में। एक बात बताइए अरुण राजभर जी, आज जो है आपके राजभर समाज के नेता, जो आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो राजभर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उससे राजभर समाज को कितना फायदा मिल गया? समाज का नहीं करते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, यादव भी है, चमार भी है, राजभर भी, चौहान भी, प्रजापति है। लेकिन राजभर का नेता कौन? राजभर का नेता कौन? तो उत्तर प्रदेश में हर पार्टियों का एक बेस आधार वोट है। जैसे बसपा का बेस आधार है, सपा का बेस आधार है, भाजपा का बेस आधार है, वैसे सबका एक बेस आधार है। और आपका कौन सा है? को जोड़ने के लिए हर पार्टियां जाति के नाम पर टिकट दे रही है। अभी आप देखिएगा, अभी आप दूर मत जाइएगा, बहुत नजदीक आ रहा है।
अभी भाजपा जाति के नाम पर एमएलसी बनाने जा रही है। अब देखिएगा, जाति के ही नाम पर मंत्री बनाएगी, तब आपके डिबेट में आऊंगा, तब कुछ पूछवाऊंगा कि बताइए भाजपा से कि ये जातिवादी नहीं है। ठीक है, आलोक अवस्थी जी जवाब दीजिए, फिर के विक्रम राव जी आपके पास आ रहे हैं। सच्चाई है, क्योंकि जातियां उपेक्षित है, वो हिस्सेदारी के लिए लड़ रही है, उनको अरे हिस्सेदारी जाति से किसी को उठाकर आप उसको नेता मंत्री विधायक सांसद बना दोगे, इससे जाति का भला नहीं होने वाला। इसी चश्मे को तो दूर करना है, जो काबिल होगा वो निकलकर सामने आना, उसको प्रोत्साहन देना है। अवस्थी जी बोलिए। अरुण राजभर यहाँ पर अभी पैनल में ही आप देख लीजिए, पैनल में देख लीजिए, पैनल में हमारे 3 पॉलिटिकल गेस्ट हमारे मेरे अलावा बैठे। ये तीनों ही दल एक पार्टी के परिवार की पार्टियों के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं। इन्हीं से इनकी निष्ठा और इनकी कि ये क्या करेंगे ये स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगा। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए क्या किया है। हमने जनता के बीच में आकर 36,000 करोड़ रुपए का पहला ऋण, फसली ऋण जो है बात किया था, 86 लाख किसानों को उसका लाभ मिला। और जो है सभी जाति धर्म के लोगों को करके कपिल जी, हमने पांडे जी, को बंद किया। आपको बोलते समय कोई बोला ना, नहीं बोला ना बीच में, अपने बारे में बोल लीजिएगा। अरे पांडे जी, कपिल श्रीवास्तव जी, पांडे जी, परिवार की पार्टी। अच्छा एक मिनट आलोक अवस्थी जी, ये जो चर्चाएं भी चली, एक मिनट पांडे जी, श्रीवास्तव जी, एक मिनट साथ में बोलोगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी। एक मिनट पांडे जी पानी पीजिए, पांडे जी पानी पीजिए। एक परिवार की पार्टियों को मिर्ची लग रही है, आलोक अवस्थी जी, दूसरे को नहीं मिल पा रहा है, आलोक अवस्थी जी, क्या ब्राह्मण समाज, क्या ब्राह्मण वर्ग बीजेपी से नाराज है? चर्चा इस बात की है और इस पर बीजेपी गंभीर है। देखिए, कोई भी वर्ग हमसे नाराज नहीं है, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर भी है, पर सभी लोगों के पास जो गरीब कल्याण की योजना है बराबर हर घर में जा रही है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों को सफाया किया है, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं होने दिया है। जिन्होंने दंगा करने का प्रयास किया है उनकी संपत्तियों को कुर्क करके वसूली करवाई है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई किसी को लूट नहीं सकता है, ठीक है, लूटेगा तो कानून कार्रवाई कर रहा है। अगर ऐसा है जो है 2022 में इसका आधार बनाया जा रहा है वो नहीं दिखेगा। के विक्रम राव जी, आखिरी सवाल आपसे, जो कि समय समाप्त हो रहा है, हम इस व्यवस्था से कैसे बाहर निकल पाएंगे? क्योंकि कहते सब है लेकिन मानता कोई नहीं है। मैं उसकी 2 तथ्यों का जिक्र करूंगा, लेकिन उसके पहले विवेक जी से इनको बता दिए, समाजवादी पार्टी जो है कि मेरा नाम विक्रम राव है। मेरी मातृभाषा तेलुगु है और हिंदी सीख लिया है। खैर, मुझे ये चीज़ कहनी थी, 23 तारीख को जो आप भूल गए, आप उसी का जिक्र कर रहे थे शुक्ला जी। 23 राव जी बोलिए। अब रहने दीजिए, अखिलेश यादव पहले हम लोग लाल टोपी लगाते थे, आप क्या बात करेंगे मुझसे? मुझे ये कहना है आपसे, 23 तारीख को जो सम्मेलन कर रही देवी जी अयोध्या में, क्या था? जूते मारो तिलक को, इनका नारा था। फिर क्या हुआ? हाथी जाएगा, शंख बजाएगा ब्राह्मण। ये क्या ढकोसलेबाजी है? इस पे कोई पढ़ा लिखा आदमी, ब्राह्मण खासकर, बहक जाएगा। मुलायम सिंह जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, ब्राह्मण केवल 9-10% है, लेकिन माहौल बनाने में बड़े तेज है, सक्षम है। ये बुद्धि लोगों को होनी चाहिए थी। अगर एक प्रकार से सतीश मिश्रा चला रहे हैं, उनका दिमाग इसके पीछे है। लेकिन इस बार मैं निश्चित हूँ कि जाति के आधार पर वोट नहीं पड़ेगा, वोट पड़ेगा कैंडिडेट के, उम्मीदवार के निजी काम पर, निजी छवि पर, और कितना वो ईमानदार रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पुलिस सेवा के, से इस पर वोट पड़ेगी। 21वीं सदी में हम लोग हैं। फिर अब दकियानुसी चले जाएंगे 1952 में, जब नेहरू के समय हुआ करता था केवल जात पे वोट जो है, नेहरू के नाम पर वोट दो। अब लोग पिछड़े नहीं रहे, लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। अब इस पर गौर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और ये बात सही है, गौर तो करना पड़ेगा। साथ ही बात ये भी है कि हम इस समीकरण से आगे निकलकर विकास पर, तथ्यों पर वोट करें। जनता ये सब समझती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? क्या जो अब तक मुद्दे दिखते आए हैं वो मुद्दे रहेंगे, या फिर जातिगत आधार रहेगा, या फिर जनता ये सोचकर वोट करेगी कि जिसको वो वोट कर रही है, कोई भी कैंडिडेट होगा वो उसके किस तरह से काम आ सकेगा, उसके क्षेत्र का विकास किस तरह से करेगा, उसके समाज का विकास किस तरह से करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कवायदे जारी हैं, कवायदों का असर क्या होगा ये 2022 के परिणाम बता ही देंगे। छोटा सा ब्रेक है, यूपी मांगे उत्तर में इतना ही।